तो हेलो दोस्तों, तो हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड 26। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारी कार जा रही होती हैं और इसमें अपना सैद बैठा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं वही बिल्डिंग जहाँ पे सैद की मॉम को किडनैप करके रखा गया था। और अपने सैद की कार भी वहाँ पे पहुंच जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसके अंकल उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो कार से उतर के अंकल की तरफ आ रहा होता है। फिर वो बोलता है कहाँ पे है मॉम, और उसके अंकल कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो उसे बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बता देते हैं। और फिर वो यही देखने के बाद सीधा बिल्डिंग की तरफ भागता है और बिल्कुल नहीं रुकता। और फिर सीधा गेट में लात मार के अंदर आता है। लेकिन जब वो अंदर आके देखता है तो उसकी मॉम खड़ी होती है। वो बोलता है मॉम, और वो जब देखता है सामने, क्या इन सबको क्या हुआ, ये सब यहाँ पे ऐसे कैसे पड़े हैं। और देखता है कि उसकी मॉम ट्रक के सामने खड़ी होती है और ट्रक उसकी मॉम से डर रहा होता है। और फिर शायद बोलता है मॉम क्या हुआ। और फिर उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं और कुछ सोचती हैं। और फिर उसके बाद शायद के अंकल आके बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए मैम। और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं अंकल। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि मैं बाकी का काम तुम पे छोड़ रही हूँ, और वो ट्रक को वहीं पे छोड़ देती हैं। और ट्रक उनसे इतना डरा हुआ होता है, जैसे ही उसकी मॉम छोड़ती है वो एकदम पीछे की तरफ भगता है। और शायद सोच रहा होता है क्या ये इतना क्यों डर रहा है मेरी मॉम से। और ट्रक बोल रहा होता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो मुझे। और फिर शायद की मॉम वहां से चली जाती हैं और अंकल उनको सल्यूट कर रहे होते हैं झुक के। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं चलो मुझे कैफे भी खोलना है। और फिर शायद अपनी मॉम के साथ चला आता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है और शायद की मॉम कैफे रात को खोलती हैं और उसके सामने रॉड बीड़ी फूक रहा होता है। फिर हमें कैफे के अंदर का दिखाते हैं कि शायद बैठा होता है, उसकी मॉम खड़ी होती है। शायद बोलता है आखिर हुआ क्या। उसके बाद शायद की मॉम बोलती है क्या तुम्हारा क्या मतलब है। बोलता है कि आपने कैसे। फिर उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं ये सीक्रेट है। और शायद सोच रहा होता है क्या कैसा सीक्रेट। फिर उसकी मॉम बोलती हैं जब समय आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। बोलता है मैं समझा नहीं, और वैसे भी तुम्हें जरूरत नहीं है समझने की, और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम हूँ कुछ भी हो जाए। और उसके बाद शायद मैं अपनी मॉम को देख रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कैफे के बाहर जहाँ रॉड बीड़ी पी रहा होता है और उसके सामने दो ब्लैक कार आके रुकती हैं और वो एकदम अपनी बीड़ी छुपा लेता है क्योंकि उसमें से शायद के अंकल आ रहे होते हैं। और फिर रॉड सैद के अंकल को रिस्पेक्ट देता है और सैद के अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो कैफे के अंदर देखते हैं सैद और सैद की मॉम को। और फिर वो सोचते हैं कि कैसे सैद अपने मम्मी पापा के साथ बचपन में खेलता था और वो सैद के साथ योयो से खेल रही थी। लेकिन इधर उसके पापा डर रहे थे कहीं सैद को लग ना जाए योयो से। लेकिन सैद की मॉम एकदम योयो फेंक के मारती है सैद की तरफ और वो एकदम नीचे गिर जाता है और रोने लगता है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन सैद की मॉम उसे उठाती हैं और बोलती हैं चुप होने को। फिर उसके बाद सैद चुप हो जाता है और उसकी मॉम उसके साथ दोबारा से यही कर रही थी। लेकिन सैद के पापा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन वो इस बार करती हैं तो सैद बच जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके पापा एकदम ही डरे हुए होते हैं। उसके बाद वो देखता है अपनी मॉम की तरफ, लेकिन इस बार उसकी मॉम उसे डांटती नहीं है, उसे प्यार करती है। और उसके डैड सोच रहे होते हैं क्या ये कौन सा तरीका है बच्चे को ट्रेन करने का। और फिर हमें दिखाते हैं इनके पीछे शायद के अंकल भी खड़े होते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं कि शायद के अंकल वहीं खड़े होते हैं कैफे के बाहर और वो बोलते हैं रॉडनी। बोलता है हाँ सर। और शायद के अंकल बोलते हैं जो आज कुछ भी हुआ है उसके पीछे याकुजा हैं। और रॉडनी बोलता है वो कमीने हैं। फिर शायद के अंकल बोलते हैं हाँ इसलिए तुम्हें हमारे बॉस का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। बोलता है हाँ सर। और फिर शायद के अंकल बोलते हैं कि इसलिए तुम अपना वेपन भी साथ में रख सकते हो। और वो यही सुनने के बाद वो एकदम खुश हो जाता है। फिर बोलता है थैंक यू सर। और फिर शायद के अंकल बोलते हैं क्या कोई है जिसे हम स्कूल में भेज सकते हैं। और रॉडनी सोच रहा होता है क्या। और फिर शायद के अंकल बोलते हैं कि जो ओनिकाई का लीडर है र्यूसेन, वो हमारे बॉस के पीछे है, तो हमें ऐसे बॉडीगार्ड्स चाहिए जो हमारे बॉस को पास से प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि दूर से। और रॉडनी ये सब सुनना होता है। उसके बाद शायद के अंकल बोलते हैं जल्द से जल्द दो लोगों को ढूंढो और उन्हें स्कूल में ट्रांसफर कराओ। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अपने शायद की दोस्त अपने पापा के साथ टेबल पे बैठी होती है और वो चावल खा रही होती है, लेकिन एकदम उसका सैड फेस होता है। उसके बाद उसके डैड उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं सोफी क्या हुआ, तुम परेशान क्यों। बोलती नहीं कुछ नहीं है। और उसके बाद उसके डैड बोलते हैं अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे संभाल लूंगा। बोलते हाँ हाँ जरूर, आप एक प्रोसिक्यूटर हो, आप ऐसा नहीं कह सकते, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ वैसे ये मैटर नहीं करता, जब तक मेरी बेटी परेशानी में है तो उसकी सेफ्टी से अलावा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। बोलते हैं क्या बड़ी बात नहीं है, तो यानी कुछ तो हुआ है। कि मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है, हम क्या अपना खाना खा सकते हैं। हाँ उसके डैड उसी की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वो एकदम भुखड़ों की तरह खाना खा रही होती है। और फिर हमें उसके बाद दिखाते हैं कि उसके डैड बालकनी में खड़े होते हैं और किसी को फोन लगा रहे होते हैं। और वो बोलते हैं जैसन ये मैं हूँ, सोफी का डैड। और फिर जैसन बोलता है हाँ सर मैं आपको कॉल करने ही वाला था। और सोफी के डैड ये सब सुनने होते हैं। और फिर जैसन बोलता है स्कूल में अभी एक परेशानी खड़ी करने वाला लड़का आया है ट्रांसफर होके, मैं आज सोच ही रहा था कि आपको ये बताऊं या नहीं बताऊं। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं एकदम गुस्से में मुझे सब कुछ बताओ शुरुआत से क्या हुआ है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सैद की मॉम कैफे बंद कर देती हैं और वहीं पे सैद के अंकल खड़े होते हैं। और फिर सैद की मॉम पूछती है सैद कहाँ है। उसके अंकल बोलते हैं कि वो अभी घर पे है। और फिर सैद की मॉम बोलती है कि
अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। और फिर सैद के अंकल बोलते हैं नहीं, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ। फिर सैद की मम बोलती है ये कुछ नहीं है तो तुम परेशान मत हो। और फिर सैद के अंकल बोलते हैं मैम मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, इस समय ये सेफ नहीं है। और फिर सैद की मम बोलते हैं क्या तुम भूल गए हो। और सैद के अंकल सोच रहे होते हैं क्या मैम क्या बोल रही है। उसके बाद सैद की मम बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम जानते हो कि मैं इन सब चीजों से क्यों दूर हूँ, मैं सिर्फ सैद के लिए दूर हूँ, तो इसलिए तुम सैद पे ध्यान दो और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखो। उसके बाद सैद के अंकल कुछ नहीं बोलते। फिर हमें दिखाता है कि अपना सैद सो रहा होता है, बल्कि सोने की कोशिश कर रहा होता है। वो इधर उधर करवटें लेता है और अपनी चादरों को ऊपर नीचे करता है, और फिर वो एकदम खड़ा होता है और उससे पसीने आ रहे होते हैं। और फिर वो बोलता है आखिर मेरी मॉम के साथ हुआ क्या है। और फिर हमें बताते हैं रॉड के बारे में कि रॉड कौन है। उसके बारे में हमें बताते हैं कि उसकी हाइट 174 सेंटीमीटर है और उसका वेट 88 केजी है, और उसकी हॉबी है कार रेसिंग। और बताते हैं कि वो ड्रिफ्ट मारने के लिए ही पैदा हुआ है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो खड़ा होता है सैद के अंकल के सामने, और फिर सैद के अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा काम ये है कि तुम हमारे बॉस को प्रोटेक्ट करोगे। और वो बोलता है यस सर। और उसके बाद सैद के अंकल बोलते हैं कि मुझे अपना वेपन दो। और रॉड सोच रहा होता है क्या, और फिर रॉड ऊपर देखता है और वो अपने चेस्ट पे हाथ रख लेता है। फिर सैद के अंकल बोलते हैं कम ऑन, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे वो दे सकते हो। फिर वो अपने कोट के अंदर हाथ डालता है और उसमें से एक रॉड निकालता है, और फिर सैद के अंकल उसे ले लेते हैं और उसका बटन प्रेस करते हैं तो वो एकदम बड़ी हो जाती है। और जब रॉड से उसका वेपन चला जाता है तो वो एकदम दुखी सा होता है। और फिर सैद के अंकल सोच रहे होते हैं कि रॉड सिर्फ इसका निकनेम है, इसका असली नाम है रॉडनी कैंग। और जब इसके हाथ में रॉड होती है तभी एक डीमन की तरह फाइट करता है, इसलिए हमें रॉड चाहिए अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं उन्हीं का लीडर का घर जिसने हमारे सैद और उसकी मॉम पे अटैक करवाया था। और इस घर के अंदर हमें दिखाते हैं कि वो अपने पाइप को फूक रहा होता है। और फिर वो बोलता है क्या वो फेल हो गया। वो बोलता है हाँ बॉस। फिर बोलता है इसलिए तो मैं कोरियंस पे विश्वास नहीं करता। फिर वो सामने वाला बंदा बोलता है तो सर सनशाइन कंपनी का क्या होगा। फिर वो बोलता है कि जैसे तुमने कहा है कि उनका बॉस स्कूल अटेंड करता है। वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि अकीरा को वहां पे भेजो। और ये दूसरा वाला बंदा एकदम घबराते हुए बोलता है अकीरा को। फिर वो बोलता है कि अगर हम उन्हें एक बार में नहीं हरा सकते तो हमें अपनी सारी कोशिशें करनी चाहिए। और फिर हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल, और इस साइड ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, पता नहीं किस चीज की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इन सबको ऊपर से जिम टीचर देख रहे होते हैं जो अब चेयरमैन बन चुके हैं। और वो एकदम देख रहे होते हैं अपने आप को, क्या ये तो बहुत अजीब लग रहा है। फिर वो अपनी चेयर को पीछे करते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं देखो मुझे कितना सारा काम दे दिया, मैं तो बस एक जिम टीचर ही था, दुनिया में पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मुझे चेयरमैन बना दिया। और फिर उनके टेबल पे फोन रखा होता है, वो रिंग करता है और फिर वो फोन को उठाते हैं, बोलते हैं हाँ। और फिर सामने से कोई बोलता है ये सनशाइन की तरफ से फोन है। और फिर जिम टीचर सोच रहे होते हैं कि ये सैद के अंकल की तरफ से फोन है। फिर वो बोलते हैं हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे पास एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है, उसे उसी क्लास में डालना है जिस क्लास में सैद कहेंगे। और फिर जिम टीचर बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन इतने में ही वो फोन काट देता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सामने वाले गेट पे कोई नॉक कर रहा होता है, और फिर वो आता है अंदर, और जिम टीचर बोलते हैं ब्रॉक। और हमें यहाँ दिखाते हैं कि ब्रॉक के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होता है, और फिर वो अंदर आता है। फिर जिम टीचर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो स्कूल कभी आना नहीं चाहते थे ना। फिर ब्रॉक बोलता है कि आप चेयरमैन बन गए इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने आया था, और वैसे ही मैं आपसे एक मदद चाहता हूँ। फिर जिम टीचर बोलता है तुम्हें क्या मदद चाहिए। फिर ब्रॉक बोलता है प्लीज मुझे एक बार और स्कूल अटेंड करने दीजिए, मैं ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। और जिम टीचर का एकदम मुंह खुला रह जाता है, क्या ये पढ़ाई करना चाहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक अपने साथ की क्लास की तरफ जा रहा होता है 1-3। उसके अंदर हमें दिखाते हैं बाकी सब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और फिर मैम बोलते हैं गाइस आज से हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट पढ़ेगा। और सब बच्चे सोच रहे होते क्या एक नया बच्चा है। फिर उसके बाद मैम बोलती है कि अंदर आ जाओ। और जब ब्रॉक गेट खुलता है तो सब बच्चे सोच रहे होते हैं क्या कौन आएगा। और जब वो सामने देख रहे होते हैं तो ब्रॉक को अपनी क्लास में देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मैम बोलते हैं क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे पहले। फिर वो बोलता है कि मैं ब्रॉक चैंग हूँ। शायद सोच रहा होता है वाह ये यहाँ पे आ गया। और विक्टर भी उसे ही देख रहा होता है, बाकी सब लड़के भी उससे डर रहे होते हैं, और बाकी सब लड़कियां थी वो भी उससे डर रही होती हैं, वो तो बल्कि रो रही होती हैं। और फिर मैम बोलते हैं कि सब शांत हो जाओ, हमारे पास एक नया स्टूडेंट और आया है। फिर हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर एक बच्चा और आता है, और वो सबके सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं जॉन किम हूँ और वैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पे सारी लड़कियां उसके लिए एकदम पागल हो जाती हैं, लेकिन सब लड़के बोल रहे होते हैं तू कमीना मर जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। और मैम सोच रही होती हैं क्या ये सच में हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ, वो पीछे सीट खाली है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। और वो जा रहे होते हैं सब बच्चों के बीच में से, आधे तो सब ब्रॉक से डर रहे होते हैं। और फिर जब वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तो सैद का आई कांटेक्ट ब्रॉक के साथ होता है और विक्टर का जून के साथ होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक सैद के आगे आके खड़ा हो जाता है, ब्रॉक उसे घूर रहा होता है और सैद भी उसे घूर रहा होता है। फिर सैद एकदम स्माइल करता है, और फिर हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई
स्कूल के बाहर एक कार आके रुकती है और उसका ड्राइवर बोलता है कि हम यहाँ पहुंच गए मिस अकीरा। और फिर बोलती है अच्छा तो वो इसे स्कूल में जाता है, बस अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती उससे मिलने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाते हैं सभी की एक साथ फोटो की कौन कौन है इसमें, जिसमें सब सामने हमारा सैथ खड़ा होता है। फिर हमें दिखाते हैं यंगजिन हाई स्कूल, जिसमें एक क्लास के अंदर सैथ और विक्टर दोनों सो रहे होते हैं बेंच पे, लेकिन इस बार इनके बगल में ब्रॉक और जून भी बैठे होते हैं और ब्रॉक की वजह से सारी क्लास डरी हुई होती है। फिर मैम बोलती हैं कि सभी बच्चे जा रहे हैं ना ग्रेड की ट्रिप पे, और पूरी क्लास में सभी चुप होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद मैम बोलते हैं तुम दोनों नए बच्चे क्या तुम भी जा रहे हो, और जून एकदम स्माइल करते हुए बोलता है हाँ मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन ब्रॉक कुछ नहीं बोलता, फिर वो सैथ की तरफ देखता है, बोलता है हाँ मैं जाऊंगा। फिर उसके बाद मैम बोलती हैं ठीक है मैं तुम बच्चों से कल मिलूंगी, और जाते हुए बोलनी होती है कि नए बच्चों के साथ दोस्ती जरूर करना। और फिर मैम के जाने के बाद हमें दिखाते कि बाकी सब बच्चे रो रहे होते हैं, बोलते हैं क्या दोस्ती ब्रॉक के साथ। ऑफिस से आता विक्टर भी खड़े हो जाते हैं अपनी नींद से। बाकी सब बच्चे सोच रहे होते हैं क्या अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रॉक और सैथ दोनों एक साथ हैं। और फिर ब्रॉक अपनी सीट से खड़ा होता है और जून उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर ब्रॉक जाके विक्टर और सैथ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सैथ ब्रॉक से कुछ नहीं बोलता और ब्रॉक भी सैथ से कुछ नहीं बोलता। उसके बाद विक्टर बोलता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम दोनों अपना अपना देख लो। और फिर वो वहां से जा रहा होता है बैग टांग के, सोच रहा होता है चलो मैं तो बच गया। और फिर ब्रॉक उसका रास्ता रोक देता है अपना हाथ अड़ा के, और विक्टर एकदम गुस्से में बोलता है ये क्या कर रहे है तू। और फिर सैथ सोच रहा होता है क्या लगता है इसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो वो साइड से निकल जाता है चुपचाप से। और इन सबको जून भी देख रहा होता है पीछे से। उसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल के पीछे विक्टर और ब्रॉक एक साथ खड़े होते हैं। उसके बाद विक्टर बोलता है क्या हुआ तू मुझसे लड़ाई करना चाहता है। और फिर ब्रॉक बोलता है लगता है तू इतना भी बेवकूफ नहीं है। और यही सुनने के बाद विक्टर एकदम गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलता है तू कमीने सच से पिटने के बाद क्या तू अब एक आसान टारगेट ढूंढ रहा है जिसे तू पीट सके है। लेकिन ब्रॉक कुछ नहीं बोलता। फिर विक्टर अपना बैग जमीन में पटक देता है। फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक और विक्टर की पहली वाली फाइट, जिसमें विक्टर सीधा ऊपर पंच मारता है और वो सीधा उसकी चिन में जाके लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो अपने राइट लेग को पीछे करता है और अपने लेफ्ट हैंड से पंच मारता है। फिर उसका वो बहुत सारे कंटिन्यूस पंच मारता है ब्रॉक पे। और फिर हमें प्रेजेंट का दिखाते हैं जिसमें विक्टर बोलता है अगर उस दिन टीचर ने मुझे नहीं रोका होता तो तू बहुत बुरी तरीके से पिटता मुझसे। फिर उसका वो बोलता है चल ठीक है अब आ जा। और फिर ब्रॉक बोलता है यहाँ पे नहीं रिंग में। और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि अच्छे से ग्लव्स पहन के। विक्टर बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद ब्रॉक बोलता है कि मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ और तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है जो मुझे बॉक्सिंग सिखा सके। और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अपना शायद स्कूल से बाहर आ रहा होता है, लेकिन बगल में उसी की दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन शायद जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है तो सोफी भी उसके पीछे आती है और पीछे से बुलाती है सैथ। और फिर सैथ बोलता है क्या हुआ। और फिर सोफी बोलती है नहीं मैं बस ये पूछ रही थी कि तुम क्या सैटरडे को फ्री हो। और सैथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बोलना क्या चाह रही है। और उसके बाद सोफी बोलती है कि मैंने 2 मूवी की टिकट जीती हैं और वैसे मैंने सुना है ये अच्छी मूवी है, तो क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे। उसके बाद सैथ बोलता है हाँ जरूर। बोलती सच में। बोलता हाँ हाँ जरूर। फिर जाके सोफी शांत होती है और वो बोलती है चलो अच्छा है। और सैथ उसी की तरफ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है हे सोफी क्या आज तुम फ्री हो। फिर सैथ बोलता है क्या तुम स्नैक्स खाना चाहती हो। और वो कुछ नहीं बोलती। फिर सैथ बोलता है मैंने अभी एक अच्छी जगह ढूंढी है, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ। और फिर वो खुश होते हुए बोलती हाँ जरूर, वैसे भी मुझे भूख लगी है। फिर सैथ बोलता है सोफी से क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। सोफी बोलती है क्या सभी को पसंद नहीं होता। सैथ बोलता है हाँ सही है सभी को पसंद होता है। और फिर वो बोलती है क्या वो जगह अच्छी है, और वो ऐसी ही बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ की कार, जिसमें रॉडनी हमेशा की तरह सो रहा होता है। और फिर कोई आके उसकी कार पे टैप करता है और फिर वो कार का शीशा नीचे करते हुए बोलता है ये क्या है, अगर हमारे बॉस को पता चल गया तो। बोलता है चिंता मत करो, वैसे भी अपने बॉस डेट पे गए हैं। और ये जून होता है और रॉडनी सोच रहा होता है क्या डेट पे। उसके बाद जून बोलता है रॉडनी से चलो छोड़ो क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। और रॉड सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जून बोलता है मुझे सिगरेट दो, और मेरा दम घुट रहा है ये स्टूडेंट की तरह एक्टिंग करते हुए। और रॉड बोलता है क्या तू पागल है, तू स्कूल यूनिफॉर्म में सिगरेट पिएगा। और जून बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। लेकिन उसी समय रॉड अपनी सिगरेट जला देता है और जून एकदम गुस्से में बोल रहा होता है तू बहुत मतलबी है। लेकिन रॉड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अपनी सिगरेट पी रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलता है स्कूल कैसा है। और जून बोलता है वो सब बच्चे हैं। फिर रॉड बोल रहा होता है अगर हमारे बॉस को कुछ हुआ। फिर जून बोलता है चिंता मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। और वो अपने हाथ से एक स्टिक निकालते हुए बोल रहा होता है ये सब। और रात हो गई होती है और फिर हमें बॉक्सिंग जिम बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं। विक्टर और ब्रॉक बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। ब्रॉक अपने फेस को कवर करता है लेकिन विक्टर उस पर कंटिन्यूस पंच मारता है। फिर उसके बाद वो और जोर से पंच मार रहा होता है और ब्रॉक को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी उसे ब्लॉक करने में। उसके बाद विक्टर अपना पंच तैयार करता है और सीधा उसके साइड में मारता है जोर से, जिसकी वजह से ब्रॉक का कवर हट जाता है उसके चेहरे से और विक्टर सीधा उसके मुंह पे पंच मारता है। लेकिन ब्रॉक नीचे गिरने से बच जाता है अपने आप को संभाल के। उसके बाद विक्टर बोलता है क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगे। और ब्रॉक
ब्रॉक कुछ नहीं बोल रहा होता है, बोलता है बस इतना ही। और यही सुनने के बाद विक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये कौन बोल रहा है जो एक पंच भी अच्छे से नहीं मार सकता। और फिर वो बहुत सारे पंच मार रहा होता है ब्रॉक को, एक के बाद एक। और ब्रॉक उन सब पंचेस से अपना फेस बचा रहा होता है और विक्टर बार बार वो पंचेस मार रहा होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर विक्टर बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी है तो तुम पंच मारना क्यों नहीं सीखते पहले। और फिर विक्टर पंच मारता है तो उसका पंच मिस हो जाता है। फिर विक्टर सोच रहा होता है क्या इसने अपने फेस को ब्लॉक क्यों नहीं किया इस बार। और फिर ब्रॉक विक्टर को देख रहा होता है और विक्टर ब्रॉक को देख रहा होता है और उसके बाद ब्रॉक अपना पंच टाइट करता है और विक्टर की तरफ बहुत जोर से मारता है, लेकिन विक्टर अपने आप को पीछे हटाते हुए उससे बच जाता है। और फिर वो सीधा जाके रिंग के कॉर्नर में जाकर टकराता है और फिर वो अपना दूसरा पंच मारता है, लेकिन इस बार भी विक्टर उससे बच जाता है। और फिर वो नीचे झुकते हुए सीधा ब्रॉक की चिन पे पंच मारता है, लेकिन ब्रॉक इस पंच से भी नहीं करता, वो अपने आप को संभाल लेता है। उसके बाद विक्टर सोच रहा होता है कि मैंने इसे एक ही जगह 2 बार मारा है तब भी ये नॉकआउट नहीं हुआ। और फिर ब्रॉक बोलता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें बॉक्सिंग नहीं करनी। और विक्टर को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है तू कमीने, ठीक है मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर इन दोनों में ऐसी फाइट हो रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक मूवी चल रही होती है सिनेमा हॉल के अंदर और सैथ और सोफी दोनों साथ में बैठ के इस मूवी को देख रहे होते हैं। और फिर सोफी एकदम डर जाती है मूवी देख के और फिर वो सैथ का ब्लेजर पकड़ लेती है, लेकिन अपना सैथ सीधा उसका हाथ ही पकड़ लेता है। और जब वो ये नोटिस करती है तो वो एकदम सीधी बैठ जाती है और सैथ एकदम हंस रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाता है कि मूवी में फाइट हो रही होती है और मूवी खत्म हो जाती है तो हमें लास्ट में नाम दिखाए जाते हैं बहुत सारे, और इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटर सनशाइन ग्रुप ही था। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ और सोफी दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आ रहे होते हैं। और फिर सैथ बोलता है क्या तुम्हें अच्छी लगी मूवी। फिर वो बोलती है हाँ तुम्हें कैसी लगी। बोला हाँ मुझे भी बहुत अच्छी लगी। फिर सोफी बोलती है चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। और फिर सैथ बोलता है क्या तुम कुछ खाना नहीं चाहती। सोफी बोलती है क्या। उसके बाद सैथ बोलता है कि यूजुअली ज्यादातर लोग तो मूवी देखने के बाद कुछ खाने जाते हैं और वैसे जो लोग डेट पे आते हैं वो लोग यही करते हैं। और यही सुनने के बाद सोफी बोलती है क्या डेट। और फिर सैथ सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर बोलता है हाँ चलो मुझे एक अच्छी जगह पता है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है और सनशाइन बिल्डिंग के अंदर सैथ और सोफी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, लेकिन सोफी इधर उधर देख रही होती है और सैथ सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ। और फिर वो सैथ से बोलती है यहाँ पे कुछ ज्यादा महंगा नहीं है ये। उसके बाद सैथ बोलता है चिंता मत करो बस तुम खाओ। और फिर वहाँ पे वेटर आता है, वो वहाँ पे स्पून रखता है। उसके बाद वो झुक के दोनों ग्रीट कर रहा होता है और फिर सोफी उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन सैथ अभी भी सोच रहा होता है क्या इतनी घबराई हुई क्यों है। और उसके बाद सोफी बोलती है मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन सैथ बोलता है मैंने बोला ना तुमसे कि तुम चिंता मत करो और वैसे भी ये सब फ्री है। और सोफी बोलती है क्या। फिर सैथ बोलता है वैसे मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो ये कंपनी मेरी है और मैं यहाँ पे कुछ भी खा सकता हूँ वो भी फ्री। और फिर सोफी बोलती है क्या कंपनी। और फिर सैथ बोलता है हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं बहुत ज्यादा अमीर बन चुका हूँ जितना तुम सोच रही थी उससे भी। और यही सुनने के बाद सोफी एकदम हंस रही होती है। और फिर सोफी को देखने के बाद सैथ बोलता है तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। बोलता है तो तुम हंसी क्यों। और फिर सोफी बोलती है क्योंकि मैं तुमसे थोड़ी जेलस थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हो ना। और फिर सैथ पूछता है सोफी से तो अपनी सेकंड डेट कब है। और यही सुनने के बाद वो एकदम ब्लश कर रही होती है। और फिर हमें दिखाता है कि सुबह वही होती है और ये बहुत सारी कार कहीं पे जा रही होती हैं। और फिर हमें एक बोर्ड दिखाते हैं जिसमें बताया जाता है कि एयरपोर्ट की पार्किंग किस साइड है। और फिर ये सब कार एक साथ जा रही होती हैं और इसके अंदर अपने सैथ और उसके अंकल होते हैं। फिर सैथ के अंकल बोलते हैं कि मैं जेजू आइलैंड पे अपने आदमी भेजूंगा। फिर सैथ चिल्ला के बोलता है अंकल, लेकिन उसके अंकल बोलते हैं कि जो गैंग जापान में है मुझे लग रहा है कि वो कुछ करना चाहती हैं इसलिए मैं अपने आदमी भेजूंगा वहाँ पे। फिर सैथ बोलता है अंकल वो सिर्फ स्कूल ट्रिप है उस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन सैथ के अंकल कुछ नहीं बोलते और सैथ भी उन्हें घूर रहा होता है। उसके बाद कार रुक जाती है और सैथ बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ और एक बात और चिंता मत करना ज्यादा। और फिर यही बोलने के बाद वो सीधा गेट बंद करके चला जाता है वहां से फ्लाइट के लिए। फिर सैथ के अंकल बोलते हैं बॉब। बोलता है हाँ सर तुम उसके साथ जाओगे। फिर बोलता है क्या, लेकिन जैब तो वहाँ पहले से ही है। फिर साथ के अंकल बोलते हैं कि जेजू आइलैंड पे जो गैंग है मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि बॉस आने वाले हैं, लेकिन अगर तुम साथ में जाओगे तो मुझे कम चिंता होगी। और फिर बॉब बोलता है यस सर। और वो सोच रहा होता है क्या बात है मैं जेजू आइलैंड पे जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाता है एरोप्लेन टेक ऑफ हो जाता है और फिर हमें दिखाता है जेजू आइलैंड का एयरपोर्ट जहाँ पे सभी बच्चे पहुंच जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं या हम यहाँ पे पहुंच गए। और इनके सामने एक बच्चा खड़ा होता है जो इन सबको सपोर्ट कर रहा होता है। और फिर मैम पीछे से आती हैं और एक कस के उसके सिर पे मारती हैं और वो दर्द की वजह से चिल्लाता है। उसके बाद मैम बोलती हैं चिल्ला के क्या तुम लोग बच्चे हो, जल्दी से बस में चढ़ो। फिर सभी बच्चे जा रहे होते हैं बस के अंदर और फिर सभी बच्चे बस के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मैम बोलती हैं सभी आ गए ना, और वो बोलते हैं हाँ मैम आ गए। उसके बाद वो बोलती हैं ड्राइवर से कि हम चल सकते हैं अब। उसके बाद हमें दिखाते हैं बस वहां से निकल आती हैं और फिर ये लोग आगे होटल पे रुकते हैं और यहाँ पे वही लड़का जो इन्हें सपोर्ट कर रहा था शुरुआत में वो एकदम रो रहा होता है, बोलता है क्या बात है क्या जगह है। और फिर सभी बच्चे बस से एक एक करके उतर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सैथ की दोस्ती भी उतर रही होती है, ब्रॉक भी उतरता है, विक्टर भी उतर रहा होता है और जैब भी उतर रहा होता है। फिर लास्ट में अपना सैथ भी उतर आता है। उसके बाद मैम पूछती हैं सभी बच्चे बस से उतर आए ना। सभी बच्चे बोलते हैं हाँ मैम।
और फिर मैम बोलती हैं कि हमारी क्लास 8th फ्लोर पे रुकेगी और हमारे रूम नंबर 802 से शुरू है और तुम्हारे नाम पहले से लिखे पड़े हैं गेट पे। उसके बाद मैम बोलती हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा दे रही हूँ, जल्दी से अनपैक करो और फिर यहीं पे मिलना मुझे 1 घंटे में। उसके बाद हमें दिखाता है कि सभी बच्चे अंदर चले जाते हैं होटल के और वो सब अपने कमरे ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ये चारों भी अपने कमरे ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। और फिर सैथ बोलता है अच्छा देखो मिल गया। बताओ वाह क्या टीम है हमारी। और उसमें हमें दिखाता है कि सैथ गैंग, विक्टर और ब्रॉक तीनों के तीनों एक ही में होते हैं। और विक्टर बोल रहा होता है शिट। फिर जैब बोलता है कि मैं तुम लोगों के बगल में ही हूँ और ब्रॉक अंदर चला जाता है। फिर ये दोनों देखते हैं क्या ये तो पहले ही अंदर चला गया। फिर ये तीनों अंदर आ जाते हैं कमरे के और फिर सैथ बोलता है अच्छा दिख रहा है, लेकिन ब्रॉक सीधा जाके बड़ा बेड ले लेता है। और फिर सैथ देखता है क्या ब्रॉक ने सबसे बड़ा बेड ले लिया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो बोलता है चलो ठीक है तो मुझे लगता है यही मेरा बेड है और वो बैठ जाता है उसके ऊपर। लेकिन विक्टर बोलता है हे सबसे बड़ा बेड तूने क्यों लिया है। उसके बाद ब्रॉक बोलता है क्यों कोई प्रॉब्लम है। और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ घूरे जा रहे होते हैं, लेकिन नीचे सैथ बोल रहा होता है ओहो क्या करें इनका, ये तो अभी भी लड़ाई करेंगे। और फिर सभी बच्चे आ जाते हैं बस के अंदर। उसके बाद मैम बोलती हैं कि यहाँ पे और स्कूल के बच्चे भी आए हैं तो तुम लोग ये ध्यान रखना कि तुम लोग सही बस में आओ और बस के अंदर शाम के 3 बजे से पहले आ जाना, ठीक है जाओ और मजे करो। और फिर सभी बच्चे वहां से निकल आते हैं घूमने के लिए और कोई बोल रहा होता है कि यार हम क्या खाने चलें। बोलते क्या हम चल सकते हैं, ठीक है चलो। लेकिन अपना शायद वहीं पे सो रहा होता है। फिर उसे कोई जगाता है, बोलता है सैथ सैथ। फिर वो खड़ा होता है, बोलता है और ये सोफी होती है वो सैथ से पूछती है क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं साथ में, क्योंकि हम अब जीजू आइलैंड पे हैं तो तुम और मैं चल सकते हैं। और वो बोलता है हाँ क्यों नहीं चल सकते हैं। बोलती है हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे विक्टर आराम कर रहा होता है एकदम घास में लेट के। और फिर वो देखता है क्या इतनी आवाजें कहाँ से आ रही हैं, तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के और फिर वहां से वो जा रहे होते हैं। इसी वजह से विक्टर की नींद खराब हो जाती है और वो गुस्से में बोल रहा होता है ये कभी नहीं चाइनीज बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक भी घूम रहा होता है अकेला और उसके आजू बाजू बहुत सारे चाइनीज बच्चे होते हैं। और यहाँ पे जैब भी बैठा होता है साइड में, लेकिन असल में तो वो सिगरेट पी रहा होता है छुपके। तो उसके पीछे आके कोई बोलता है हे, बोलता है ओह बॉब यहाँ पे कैसे आया तू। और फिर वो दोनों एकदम मजे कर रहे होते हैं साथ में। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ और सोफी भी मजे कर रहे होते हैं साथ में घूम रहे होते हैं। लेकिन फिर सैथ एकदम रुक जाता है और वो सामने देखता है तो उसके सामने बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं। और फिर उनमें से एक बोलता है चाइनीज में हे मैंने सुना है कोरियन गर्ल्स क्यूट होती हैं, तो क्या तुम हमारे साथ खेलोगी नहीं। और सोफी सोच रही होती क्या ये क्या बोल रहे हैं। फिर वही लड़का दोबारा से बोलता है तुम हमारे साथ क्यों नहीं घूमती हैं, इस पतले लड़के के साथ तुम घूम रही हो, इससे तो हम अच्छे ही हैं। लेकिन सैथ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो बोलता है ये कमीने क्या बोल रहे हैं। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू।